हेलो संदीप भाई। हाँ। कैसे हैं? हेलो। तो मैं भी थोड़ा आने में लेट हो गया, एक्चुअली थोड़ा बहुत ज्यादा काम में फंस चुका था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। आप तीन तीन बताइए। बार एक मूवी देख रहे हो। मैंने भी 2 बार देखी है, एक बार 2D में, एक बार 3D में, एक बार हिंदी में, एक बार तेलुगु में। आपने तो 3 बार देख ली। आप बहुत बिजी एक्चुअली चल रहे हो। नहीं, एक्चुअली मैं भी दो ही बार ही देखता है, क्यों इस बार क्या ऑलरेडी फैमिली के साथ प्लानिंग करके रखी थी मेरी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो है ऑलमोस्ट 24-25 ईयर से कभी थिएटर में गए नहीं थे। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये फिल्म रहेगी तो फैमिली मूवी रहेगी तो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा वो एक एडिशनल हो गया मेरा देखने जाने का। बाकी नहीं तो दो बार ही मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई फिल्म कितनी भी अच्छी होती है तो तीसरी बार थिएटर में जाके देखता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं दो बार देखा जाए, फिर तीसरी बार हो गया कि मैं बोला तेलुगु वर्जन एक बार देख लेते हैं जाकर। तो भाई कल तेलुगु वर्जन देखा, बस उसके बाद अब स्टॉप और कहीं नहीं। एक्चुअली आज मेरा भाई फिर से देखने गया है। दो बार तो एटलीस्ट तो देखना पड़ता है, ये दो बार हाँ। उतना तो देखना बनता और ही ये है मूवी मतलब। एक्चुअली डिजर्व भी करती है। एक्चुअली मल्टीपल हाँ, व्यूइंग डिजर्व भी करती है ये फिल्म। डिजर्व करती मतलब है। पूरा पैसा वसूल फिल्म है। हाँ, वही है। वो तो फिर कोई कुछ मतलब इतना मतलब दूसरे मतलब लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि भाई देख ले, कुछ लोग ना बोल रहे कि बोरिंग लग रहा है। मतलब मुझे तो कहीं बोरिंग तो लगा ही नहीं, भले ही वो स्क्रीन प्ले में सेकेंड हाफ में कुछ फ्लॉज थे, लेकिन बोरिंग कहीं पर भी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा हो कि भाई देखने का मन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। उल्टा तो क्लाइमेक्स मेरे को लगा कि बहुत जल्दी में वो कर दिया क्लाइमेक्स, उल्टा मेरे को ऐसा लगा था। तो ये बोरिंग तो कहीं पर फिल्म थी ही नहीं, तो वो तो डिजर्व करती है। बाकी ऑडियंस पैक हो, सिंगल स्क्रीन थिएटर हो, तो उसका मतलब एक अलग मजा आता है। बाकी मल्टीप्लेक्सेस हम्म। में तो है कि थोड़ा इतना मतलब शोर शराबा नहीं होता है। बाकी सिंगल स्क्रीन के लिए एकदम परफेक्ट फिल्म है, मतलब ये फिल्म देखा जाए तो। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं और संदीप भाई, संदीप भाई को आप लोग सब जानते हैं, क्रेजी फॉर मूवीज, बहुत साउथ की फिल्मों को वो फॉलो करते हैं। मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत। तो हम दोनों हम्म। मिलके RRR के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। और स्पॉइलर फ्री नहीं है ये डिस्कशन, तो आप लोगों में से अगर किसी ने ये मूवी अभी तक देखी नहीं है तो इस वीडियो को मत देखिएगा। हम लोग ज्यादातर मूवी के अंदर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संदीप भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं अपनी राय रखूंगा। आपको क्या लगता है कि ये RRR जो फिल्म है वो राजमौली की बेस्ट फिल्म है क्या? आप आपके हिसाब से क्या? नहीं, बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बेस्ट नहीं कहूंगा। बेस्ट मतलब कहा जाए कि अगर एक विजुअली देखा जाए और कमर्शियल वैल्यू अगर देखी जाए, तो मैं कहूंगा कि कह सकते हैं कि अपने सारे चीज को उन्होंने मतलब पार कर दिया है, जितना उनका पिछला रहा है। बाकी स्टोरी और कैरेक्टर्स के मामले में कि उनके फिल्मों में जो कैरेक्टर्स होते थे, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि केवल जो लीड एक्टर्स हैं वो उन्हीं पर पूरी तरह से फोकस्ड रह जाए। ठीक है, उनके में विलन भी बहुत स्ट्रांग रहता था, साइड एक्टर्स भी जो रहते थे वो भी बहुत स्ट्रांग रहते थे। तो वो डिपार्टमेंट जो है, वो जो कैरेक्टराइजेशन है दूसरे कैरेक्टर्स का, वो इस फिल्म में देखने को नहीं मिला। स्टोरी तो सेकंड हाफ में तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ था ही नहीं, सेकंड हाफ में स्टोरी के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अगर फ्लैशबैक को छोड़ दिया जाए तो स्टोरी जो थी वो नहीं बची थी। बाकी अगर एक्शन विजुअल के बारे में बात करें तो मतलब मैं कहूंगा कि इंटरवल और क्लाइमैक्स तो मुझे मतलब उनकी सारी फिल्मों में से मतलब बेस्ट लगा है। उसमें तो मतलब कहूंगा इंटरवल कि तो उन्होंने मुझे बेस्ट लगा, इंटरवल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब मैं इंटरवल में तो ऐसा मतलब मैं वो चीखने चिल्लाने वाली ऑडियंस में से नहीं हूँ, पर जब मैं देख रहा था ना तो मेरे अंदर से मतलब ऐसा फील आ रहा था कि मैं मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, ऐसा था मतलब मैं मतलब इतना था कि राजा मौली सर की पिक्चर है तो इंटरवल और क्लाइमेक्स तो मतलब होगा ही, कुछ भी हो जाए फिल्म कैसी भी निकले। इंटरवल और क्लाइमेक्स उनका भी, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्म है, कमर्शियल फिल्म का मेन हाईलाइट इंटरवल और क्लाइमेक्स रहता है मास ऑडियंस के लिए। तो वो जो मतलब जब वो ट्रक घूमता है और निकला वो जानवर निकलते हैं, मतलब कमाल का था मतलब वो तो। और वो है मैं कहूंगा कमर्शियली अगर देखा जाए, मास एलिमेंट्स एलिवेशन जो देख था वो हम्म। मैं कहूंगा कि बेस्ट था। स्टोरी राइटिंग वाइज मैं कहूंगा कि नहीं, वो इतना बेटर नहीं था जितना उन इतना आगे देखा जाए कि अगर इवन बाहुबली से भी अगर पीछे भी जाओगे आप तो भी इससे हम्म। बेटर राइटिंग के साथ फिल्में उन्होंने हम्म। बनाई हुई है। हाँ, वो मैं मेरा भी कहूंगा, सेम लेकिन मानना वही। है। मुझे जो लगा, विलेन जो कैरेक्टर है राजमौली की, अगर हम्म। आप फिल्मों को देखेंगे गौर से, तो जैसे मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, जैसे छत्रपति के समय वहां पे प्रभास हाँ। के एक भाई का कैरेक्टर रहता है। वो विलेन हम्म। बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। फिर हाँ। आप मगधीरा देख लो, उसमें भी जो विलेन था एक मेगलोमेनियक टाइप का विलेन था।
फिर आप मक्खी देख लो, बाहुबली में तो भल्लाल देव का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ विलन था। तो ऐसे वो काफी स्ट्रॉन्ग विलन वो पहले बना चुके हैं, बहुत बार बना चुके हैं। इवन मैं कहूंगा कि जो सिम्हाद्री जो फिल्म थी उसमें भी हाँ जो विलन था वो भी काफी स्ट्रांग था। लेकिन हाँ इसमें जो विलन है उसको बड़ा ही वन डायमेंशनल और मतलब उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो कर दिया, वो हाँ मुझे वीक लगा। और दूसरा मैं बोलूंगा कि हाँ, स्टोरी वाइज दिस इज द वीकेस्ट, आई थिंक राजमौली फिल्म वीकेस्ट हाँ एक्चुअली। बट विजुअली और कमर्शियली आप जो बोलेंगे उससे बहुत ही वो बढ़िया है। लेकिन स्टोरी में कुछ बात नहीं है जो पहले उनकी हुआ करती थी, मैं तो बाहुबली से पहले भी बात कर रहा हूँ वो हाँ। चीज। और तो वो तो मैं है। आपको पूछना चाहूंगा कि जो सबसे बढ़िया आपको हाईलाइट सीन कौन सी लगी, मतलब अगर एक सीन में उठाने बोलो पूरे पूरे फिल्म में से जो आपको सबसे हम्म। बढ़िया लगी, तो वो कौन सी होगी? देखो मैं बोलूंगा, जब पहली बार देखा था तो इंटरवल सबसे बढ़िया लगा था। तीसरी बार देखने के बाद क्लाइमैक्स मुझे सबसे बढ़िया लगा, जब वो शॉट, जब अल्लूरी सीताराम राजू और जो उन्होंने राम का रेफरेंस देके जो रामचरण को निकाला, मतलब रिवील करते हैं वो स्पॉटलाइट से जो चलता है, वो सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और क्लाइमैक्स में कहूंगा कि अब मैं 3 बार देख चुका हूं तो मुझे पता है कि मैंने किसको ज्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मैं अब इसे इंजॉय के मतलब कितना मजा आया मुझे उस हिसाब से बोलूंगा। तो मैंने क्लाइमैक्स जो मैं कहूंगा कि पोर्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा। और जो एक शॉर्ट वाइज में कहूँ तो एक जो जिसमें मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब इस जगह पे उन्होंने कुछ कमाल का किया है, वो मैं कहूंगा, मुझे लगा रामचरण तेजा का इंट्रो सीक्वेंस। मतलब उसके अंदर वो चाहते तो उड़ा सकते थे, एक ही बार में उड़ा सकते थे सबको। उनको क्या है कि 10,000 को उड़ाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि उड़ा रहा है आदमी। वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने काफी जगह कि वो 10,000 लोगों को उड़ा दे रहा है, 40,000 लोगों को, लाखों को उड़ा दे रहा है, लेकिन उसने कहीं पर भी फिल्म के अंदर दिखाया नहीं कि उसने 10,000 40 लाख को उड़ाया। वो एक एक को मारता है, उससे बाद में लोग जाते हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कोई ऐसा एकदम जाता नहीं, उसको धीरे धीरे बिल्ड दिया गया है उसके अंदर। और उसको जितना हो सके उन्होंने मतलब रियलिस्टिक वे में मतलब रखा है। भले ही उसके अंदर जो है ओवर द टॉप जो भी है वो है, लेकिन वो इतना इजीली नहीं निकल के आता है। तो वो मुझे उनका वो भी अच्छा लगा। अब वैसे मैं कहूंगा तो कितने सारी चीजें हैं, स्पेशली जब एनटीआर का जो शॉट है, जो कैमरा पहले ऐसा लगता हाँ, है कि पूरा ऐसे सीधा है, घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। हाँ वो घूमता है, वो शॉट था। तो ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। पर मैं स्पेशली मुझे मैं कहूंगा कि रामचरण तेजा का इंट्रो सीन मैं कहूंगा कि एक तो वो चीज थी कि जिस तरीके से उन्होंने कन्वेंस किया उस पूरे थ्रू आउट द पूरे सीन को, जिस तरह से उन्होंने कन्वेंस किया। और दूसरा उसमें रामचरण का जो एक्सप्रेशन है, अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन एकदम मतलब फ्लैट है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं है उसके अंदर। एक बार देखोगे एकदम एकदम थोड़ा सा एकदम गुस्सा ऐसा लगता है, पर कोई इमोशन नहीं है। अब फिल्म के अंदर हमको पता चलता है कि वो अपनों को मार रहे हैं, उनके अपने अपनों के प्रति उनके अंदर एक इमोशंस है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो फेस को छुपा रहे हैं, तो एक इमोशन बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर वो एकदम मतलब रोक के रखा है, उस फेशियल एक्सप्रेशन से उन्होंने रोक के रखा है। तो ये चीज मुझे मतलब बहुत पसंद आई। अब मुझे पता नहीं ये इंटेंशनली है कि मुझे फील वाली, मुझे ये चीज मतलब बहुत पसंद आई। रामचरण तेजा के जो एक्सप्रेशन है थ्रू आउट द फिल्म मतलब बहुत बेहतरीन है। मैं रामचरण के परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहूंगा कि उनका परफॉर्मेंस मुझे लगा कि टिल डेट बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके पहले मैं रंगस्थलम को पकड़ता था, रंगस्थलम बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, उसके पहले डेफिनेटली मगधीरा थी, और अभी के हिसाब से RRR इज द बेस्ट। और उनके कैरेक्टर को बहुत सारे लेयर्स भी मिले, तो इसीलिए उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। हम्म। और जो रामचरण के सीन के बारे में आप बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन सीन के बारे में, वो जब मैं देख रहा था वो भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने जूनियर NTR का इंट्रो सीन ज्यादा एंजॉय किया, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जैसे म्यूजिक हम्म। उसमें आता है, सब कुछ वो ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन रामचरण का वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ्ड है। लेकिन वो देखते समय मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ रही थी, उसमें बैटल ऑफ बास्टर्ड करके एक एपिसोड था, तो अच्छा। उसमें जॉन स्नो का जो कैरेक्टर था, वो ऐसे ऐसे हम्म। मतलब एक सीन है ना जिसमें सारे लोग रामचरण के ऊपर पड़ जाता है, एक जन का हाँ वो हाँ। हाथ मोड़ देता है। तो उसी हम्म। टाइप का एक सीन गेम ऑफ थ्रोन्स में भी है, जहां पे जॉन अच्छा स्नो के ऊपर सब पड़ने लगते हैं और जॉन स्नो फिर अंदर से निकलता है, सफोकेट करने लगता है। तो काइंड ऑफ अच्छा। एक अच्छा। सिमिलर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट कॉपी है, हाँ हाँ, बट नहीं वहां वो पे तो, कोई को देखने को मिलता है। हो सकता है हाँ राजमौली सर ने खुद किया हो, या नहीं इंस्पायर नहीं तो होते ही ऐसा नहीं, हॉलीवुड से। अगर इंस्पायर होंगे भी तो उनको कोई पूछेगा तो वो बोल देंगे कि हाँ भाई इंस्पायर्ड हुआ है, होके मैंने किया। वो तो बोल भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो छुपाएंगे। हाँ वो हो सकता है, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं है एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स तो मैंने देखी नहीं है। तो आप बोल रहे हो तो वो डेफिनेटली होगा वो।
लेकिन हाँ हाँ, तो वो मुझे लगा। और मेरे हिसाब से बेस्ट सीन अगर मैं पूरे फिल्म में एक उठाऊं तो मेरे लिए वो इंटरवल ब्लॉक ही होगा। मतलब इंटरवल ब्लॉक, मतलब वो जो जानवर को लेके आता, मतलब उसका इमेजिनेशन, वो हाँ अगर वो किसी को जाके आप सुनाओ तो वो बोलेगा कि भाई यार पागल है, लोग हंसेंगे कि जानवरों को लेके वो जानवरों को कैप्चर कर रहा है कि उनको छोड़ेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट में। मतलब ये मैं हाँ सोच भी नहीं सकता, कोई सोचेगा भी नहीं, कोई डायरेक्टर हिंदी सिनेमा का, इवन तेलुगु सिनेमा का ही कोई दूसरा डायरेक्टर ये सोचेगा नहीं ये करने से नहीं पहले। सोचेगा। वाइल्ड इमेजिनेशन है। वो तो और मतलब मतलब आउट ऑफ उसको द इतने वर्ल्ड है मतलब। कन्विंसिंग वे में, इतना कन्विंसिंग वे में उसको पोर्ट्रे किया है, मतलब बढ़िया लगता है वो सीन, मतलब जस्ट बढ़िया लगता है। और जब मतलब एनटीआर का कैरेक्टर जो डॉज करते करते निकलता है ना, शेर बीच में आ जाता है, वो ऐसे हाँ जाता है, तो वो सारे हाँ। सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ्ड है। और ये सीन्स मतलब इतने और अच्छे इसीलिए लगते हैं कि मतलब उनको जो डायरेक्शन जब शूट किया होगा तब तो नॉर्मली शूट किया होगा ना, कि मतलब तब बाद में सीजीआई ऐड किया है, तो वो मतलब इमेजिनेशन है कि भाई ऐसा रहेगा तो ऐसा लगेगा। तो वो इमेजिनेशन करना, वो मतलब इमोशंस को किस तरह से पकड़ना है कि ये शॉट से जाएगा तो मजा आएगा, मतलब जो साइड से निकलता है जिस वे से आता है। तो वो तो भाई मैं बोल रहा हूँ, मतलब पहली बार देखा था ना तो मैं, अगर मैं चिल्लाने वाली ऑडियंस में से होता ना तो पक्का चिल्लाता, मतलब इतना मतलब यहाँ तक आ गया था मेरा आवाज में, इतना चिल्लाने वाला था उसमें। तो वो तो मतलब कह सकते हैं कि इमेजिन कोई कर नहीं सकता है, इसीलिए तो एस एस राजामौली है, मतलब इमेजिन कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा संदीप भाई, आप तो काफी दिनों से साउथ की फिल्में फॉलो करते हैं, तो पहले क्या होता था, एस एस राजमौली सोचिए एक हम्म मगधीरा उन्होंने बनाई, तो लोग सोच रहे थे कि अब बड़े स्टार के साथ काम करेगा, बड़े स्टार के साथ काम करेगा, क्योंकि मगधीरा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन उन्होंने अगली बनाई मर्यादा रमन्ना, तुरंत उन्होंने हम्म चेंज कर दिया, कॉमेडियन को हीरो लेके किया, तो इंडस्ट्री में सब लोग हंसने लगे, लेकिन फिर वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई हम्म और ब्लॉकबस्टर हो गई। और उसके बाद उन्होंने मक्खी बना दी, जो फिर से अलग एक जॉनरा है, और उसके बाद उन्होंने बाहुबली बना दी। लेकिन अभी बैक टू बैक ये जैसे 3 फिल्में हो गई जहां एक पीरियड टाइप के काम कर रहे हैं वो, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब इससे एक मतलब पहली बार उनके करियर में एक जो रिपीटेशन है वो हमको ये 3 बैक टू बैक जो लास्ट उनकी फिल्में हैं उनसे देखने को मिला। और मतलब इस मतलब मुझे लगा कि थोड़ा रिपीट कर रहे हैं जॉनरा वाइज, नहीं जो पहले बहुत ब्रेक करते थे वो अभी थोड़ा रिपीट हो रहा है। इसके बारे में आपका हाँ क्या कहना है? नहीं, वो बात तो मैंने भी थोड़ी फील की देखो बाहुबली 3 फिल्म तो नहीं कहेंगे, बाहुबली तो एक सीक्वल ही था। हाँ। तो हाँ इस बार उन्होंने रिपीट तो किया, लेकिन एक तरफ से देखें तो उनका एक इसके अंदर उनका अलग ये था। रिपीट तो कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो है, पर उनका एक था कि दो एक्टर को मतलब दो सुपरस्टार को लेकर चलना, वो उन ये हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब जिस तरीके से फिल्म में हैंडल किया है। देखिए मतलब हम्म। इतना करके भी मैंने काफी जगहों पे देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि जूनियर एनटीआर का काम कम नजर आ रहा है, क्योंकि वो जी जी। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि क्योंकि जूनियर एनटीआर का काम फर्स्ट हाफ तक में खत्म हो जाता है, और फिल्म खत्म होने के बाद जो है, खत्म होते होते हमें रामचरण तेजा ही नजर आते हैं, इसीलिए मैं कहूंगा कि वो एक रामचरण तेजा की तरफ ज्यादा फोकस चला जाता है, पर फर्स्ट हाफ तक इवन इंटरवल ब्लॉक जो है वो भी जूनियर एनटीआर के नाम ही है। दूसरी चीज ये है कि रामचरण के कैरेक्टर को ज्यादा लेयर दे दिया है, और उसको जो है मतलब एक इनोसेंट कैरेक्टर और थोड़ा सा एग्रेसिव शेड देके छोड़ दिया है, तो वो लग सकता है। पर फिर भी कमर्शियली जिस तरीके से दोनों एक्टर्स को हैंडल किया है, वो मैं कहूंगा कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरीके से कर सकता है। इवन हमने भी देखा है रिसेंटली, अभी बोल लो कि विजय द मास्टर फिल्म के अंदर भी दोनों तरीके से हैंडल करना उस तरीके से नहीं कर पाए थे जब विजय और सेतुपति आए थे। हाँ तो बहुत मुश्किल काम है, तो वो मैं कहूंगा ये है। बाकी हाँ एलिमेंट वाइज जो मैं कह सकते हैं कि हाँ रिपीटेशन लगा, वो रिपीटेशन लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर जो करेंगे, बोल रहे हैं एडवेंचर, जंगल एडवेंचर है, तो वो उनके लिए कुछ नया जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के लिए जो स्टोरी लाइन थी वो, मुझे लगा कि उनके पास उतना कुछ बहुत ज्यादा स्टोरी लाइन भी नहीं थी। और फिल्म को देखकर पर्सनली ऐसा लगा, और कुछ सीन्स तो जो देख के पता चलते हैं कि कट किए गए हैं, और सुनने में आया कि फिल्म का लेंथ जो था ऑलरेडी बहुत लंबा था, उससे काफी ट्रिम किया गया है। मैंने सुना है कि 4 घंटे के आसपास की ये फिल्म बनी थी ऑलरेडी, तो उसको बाद में शायद ट्रिम किया गया है। तो हाँ ये कहेंगे कि इसमें रिपीटेशन है। अब लेकिन ना अब हमको पता है कि आगे जो चेंज करने वाले हैं, तो ये मैं कहूंगा कि इसमें उन्होंने शायद ये चैलेंज लिया है कि दो कैरेक्टर्स को, दो सुपरस्टार को हैंडल करने का उन्होंने इसमें चैलेंज लिया है, और मैं कहूंगा कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये मेरा मानना है पर्सनली।
और जंगल एडवेंचर फिल्म से क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? जैसे मुझे लगता है कि महेश बाबू को एकदम परफेक्ट कास्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि महेश बाबू में एक क्लासी बात है और वो ऐसे पीरियड पीस में अच्छे बैठेंगे नहीं, मुझे और, ऐसा लगता है पर्सनली। हाँ, और उनको ऐसे फिल्म में लेके अच्छा किया उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। और महेश बाबू को अगर आप इमेजिन करोगे तो इमेजिन करके ऐसा लगता है कि शायद ये राजामौली सर की जितनी भी फिल्मोग्राफी है उसके शायद कोई एक डिफरेंट कैरेक्टर निकल के आए, मतलब जो क्लासी, ज्यादा क्लासी लगे, मासी से ज्यादा थोड़ा क्लासी लगे। क्योंकि इससे पहले खाली अगर सई को छोड़ दिया जाए तो सई थोड़ा ऐसा था, मतलब इतना मतलब बड़े बजट की नहीं थी, पर उसका वो एक अलग जॉनर है। तो वो कह सकते हैं कि क्लासी कैरेक्टर के साथ वो इस बार आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, पर बहुत उससे तो एक्सपेक्टेशन है। और उसको कब तक करें, क्योंकि 2 साल से 1.5 साल से तो हम ही सुनते आ रहे हैं, पर अभी भी बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो लॉक हुई नहीं है। तो देखते हाँ, हैं क्या होगा। नहीं अंदर ही अंदर शायद लॉक हो गई हो, बता नहीं रहे होंगे। हाँ, वो भी है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कंपैरेटिवली जल्दी फिल्म बन जाएगी, क्योंकि देखिए मतलब पहले तो बात है कि 2020 तक तो RRR बन जाने वाली थी, लेकिन वो पैंडेमिक की वजह से रुक गया, बीच में बहुत लेट हुआ, फिर रिलीज होने में और डिले हो गया, इसीलिए देरी हो गई। एनटीआर को भी थोड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी जाना पड़ा 6-7 महीने का, तो क्योंकि अज्ञातवासी में अरविंद समेता में जो बॉडी थी उसके बाद उनको ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ा। स्पेशली वो जो इंट्रो सीक्वेंस है उसके लिए ही उन्होंने वो बॉडी बनाई है, क्योंकि बाकी थ्रू आउट द फिल्म उनकी बॉडी इतनी नहीं दिखती है। कि उन्होंने, हाँ मैंने इंटरव्यू में सुना था कि वो पूरी बॉडी बल्कअप हुई थी, उसको लेके बाद में वो गए थे वहां पर शूट करने के लिए, तो उनको उसके लिए टाइम लगा। और राजामौली सर की पिछली 2-3 फिल्में ऐसी हैं जहां पर कैरेक्टर्स को कैरेक्टर के ऊपर के साथ साथ फिजिक्स पे भी अपना बहुत काम करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि महेश बाबू वाली फिल्म में उस तरीके का मतलब कुछ फिजिक्स के ऊपर फिजिकल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि वो बन सकती है। अब टाइम और समय और उनका क्या विजन है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो मुझे महेश लगता बाबू है की कि तो अभी पाइपलाइन में शूटिंग होने वाली फिल्म तो एक ही है ना, मतलब त्रिविक्रम के साथ जो कर रहे हैं वही वाली एक बाकी है, और उसके बाद ही राजमौली वाली करेंगे ना, और तो कोई फिल्म नहीं है ना पाइपलाइन में। हाँ, अभी तो कोई फिल्म नहीं है, नहीं है। बराबर, अभी तो कोई नहीं, त्रिविक्रम के बाद शायद और कोई फिल्म अभी तक नहीं है। और वही आएगी डायरेक्ट। महेश देखते हैं बाबू महेश तो बाबू कैसे। और जो खबरें निकल के आ रही है जैसे कि अल्लू अर्जुन के साथ बातें चल रही है, वो मैं देखने के लिए सच में एक्साइटेड हूँ, मतलब मतलब अगर वो आप, होती है। वो होती है तो मतलब क्या रिकॉर्ड टूटेगा, क्या बनेगा, ना कोई मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता है। क्योंकि अल्लू अर्जुन का जो फॉलोइंग है यहाँ पर नॉर्थ में, और राजामौली का जो नाम है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा ना कि मतलब कुछ भी, मतलब डे 1 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़, वो वही फिल्म मेरे को लगता है फिर तोड़ सकती है ऐसा। अब राजा मौली साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो तो महेश बाबू की फिल्म के साथ भी तोड़ने का दम रखते हैं। वो तो अपने, उनकी फिल्म जितनी भी आएगी, लेकिन वही है कि मुझे नहीं लगता है कि इस, कहीं ना कहीं उनको इस बार फील हुआ होगा कि बजट जो लिया उन्होंने और जिस प्राइस पे बेचा है, तो वो एक बहुत जोखिम का काम था। थोड़ा सा भी हल्का सा मिसफायर होता चीज तो मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाता, मतलब स्टोरी जो थी उसके हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने संभाल लिया अपने काम से, अपने क्रिएटिविटी से संभाल लिया। तो मुझे लगता है कि बजट पे भी शायद इस बार थोड़ा कंट्रोल करेंगे वो। इतना जो बोल रहे हैं कि 400-500 करोड़ तक गए हैं, तो 300 करोड़ तक में शायद सीमित करेंगे। लेकिन जंगल एडवेंचर है और ट्राई करते हैं, तो हमने देखा हुआ है कि इसमें स्कोप कितना ज्यादा है खर्चा करने का। ऑलरेडी हम हॉलीवुड की फिल्मों में देख चुके हैं, स्कोप बहुत है। तो इंतजार है, 2 जंगल एडवेंचर फिल्में हैं अभी अगर देखा जाए। एक तो अभी अपनी विक्रांत रोना आएगी, उसके बाद महेश बाबू की फिल्म का इंतजार रहेगा। तो दोनों ही फिल्में बहुत एक्साइटिंग है और बहुत ही डिफरेंट जॉनर की फिल्म है। तो देखते हैं क्या होता है। एक्साइटमेंट तो बहुत है, मतलब स्पेशली अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की मैंने जितना इनसाइट में सुना है कि ऐसा कुछ बहुत डीपली डिस्कस नहीं हुआ है। क्योंकि मतलब क्योंकि उनके राजामौली सर और इवन विजेंद्र प्रसाद जी के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम अभी मतलब चल रहा है। विजेंद्र प्रसाद जी बॉलीवुड के भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस पर भी काम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये खबर इतनी स्ट्रांग होगी। पर हाँ, क्योंकि राजामौली सर जितना अपना क्रिएटिव लेवल पर सोचते हैं उतना ही कमर्शियल लेवल पे भी सोचते हैं चीजों को। तो उनका इंटेंशन पक्का होगा कि अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म बनाने का। और दोनों की बॉन्डिंग भले ही साथ में कभी आए नहीं है, पर हमने प्री रिलीज इवेंट्स वगैरह में देखी हुई है। तो राजामौली सर की ये चीज बहुत मतलब पसंद आती है कि उनके जो एक्टर्स उनकी फिल्मों में काम करते हैं उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है। हम्म। स्पेशली अभी देखो जूनियर एनटीआर और
उनकी जो बॉन्डिंग है वो तो मतलब उन्होंने बोला है, मैं इंटरव्यू में सुना था कि वो बोलते हैं मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है, मुझे पता है कि वो क्या करेगा, तो इस लेवल जूनियर का है। एनटीआर और के साथ सबसे ज्यादा काम किया है उन्होंने, तो एकदम पहली फिल्म से हाँ काम कर रहे हैं, तो हाँ हाँ, तो उनको पता है, अच्छे से जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग रहती है उनकी, तो डेफिनेटली उनकी अपकमिंग फिल्म तो और भी एक्साइटिंग है ही। देखते हैं महेश बाबू के साथ क्या होता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन के स्टार्स है तेलुगु के, महेश बाबू, एनटीआर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रामचंद्र, सबको इंक्लूड करके अगर बोलूं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अल्लू अर्जुन इज द बेस्ट एक्टर अमॉन्ग देम। मुझे ऐसा लगता है एज अ परफॉर्मर ही इज द बेस्ट। मतलब वर्सेटैलिटी देखोगे, मतलब सबसे ज्यादा कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया है, तो मैं कहूंगा कि अल्लू अर्जुन है। मतलब ट्राई उस उन्होंने मतलब जितनी फिल्में कर ली है बहुत ट्राई कर लिया है। मतलब पुष्पा द देखो, पुष्पा द राइस मैं बोलूंगा ना, पुष्पा द राइस चली तो केवल अल्लू अर्जुन की मेहनत की वजह से। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने जो एंग्री रैंटमैन जो है भाई अपने, उनसे बात कर रहा था, तो इसी में हमारा डिस्कस चल रहा था, तो वो भी वही बोले कि वो पिक्चर चली है तो अल्लू अर्जुन की मेहनत की वजह से, वो कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने बनाया है, तो उसी लिए तो उनका मेहनत बहुत है। और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चैलेंज भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, फेलियर्स के बाद भी चैलेंज जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि किसी भी परफॉर्मेंस में उन्होंने डिसअपॉइंट किया हो। परफॉर्मेंस वाइज अगर उनकी फिल्में फ्लॉप भी हुई है तो परफॉर्मेंस में कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरे को तो नापेरू सूर्या भी बहुत बेहतरीन लगी थी, मैं तो नापेरू सूर्या भी वो मेरे को अच्छी लगी थी, वो फिल्म मेरे को उतनी कुछ बुरी नहीं लगी थी, तो नहीं, डेफिनेटली उसमें बहुत एक दो बेहतरीन। सीक्वेंस बहुत अच्छा, जैसे एक पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस था वो बहुत अच्छा था। फिर हम्म। एक सीन था, वो एक गाड़ी रोक के सब ट्रैफिक जाम कर देता है, तो वहां पे वो उतर हाँ के आते हैं, वो वाला सीन अच्छा था। तो काफी सारे हाँ सीन्स अच्छे थे हाँ। उसी की वजह से। तो चलिए ट्रिपल आर के बारे में वापस बात करते हैं, अल्लू अर्जुन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ट्रिपल आर में और हाँ एक चीज मुझे जो नजर आई कि यहाँ पे जो मतलब जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनका एकदम कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है नहीं, जो उनकी फिल्मों में बहुत एक हाईलाइट रहता है। आप मक्खी देख लो, आप बाहुबली में तो है ही, देव सेना, शिवगामी, इतने सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। मगधीरा में भी काजल अग्रवाल का कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो ये यहाँ पे कहीं पे जाके मतलब उस फीमेल कैरेक्टर में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, डेप्थ भी नहीं है, देखिए, एकदम ही। हाँ वो तो है, वो तो है। और दूसरा चीज मेरा पर्सनली मानना, ये तो चीज फील मैंने की, पर मैंने जो थोड़ा सोचा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक फिल्म के अंदर, 3 घंटे की फिल्म के अंदर, अगर आपके पास दो सुपरस्टार है, आपको दोनों को चीजों को बैलेंस करना है, और आप एक हम्म, कमर्शियल फिल्म बना रहे हो, ठीक है ना, आपको कमर्शियल फिल्म बना रहे हो, आपको मास एलिवेशन देना है, आपको फैंस को सेटिस्फाई करना है, तो कितने कैरेक्टर्स को आप संभाल सकते हो? कितने कैरेक्टर्स को संभालोगे? कहाँ, मतलब टाइम टाइम चाहिए ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी एक टाइम हम्म, चाहिए। तो हम्म, हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि सेकेंड हाफ के अंदर कुछ पोर्शंस में लेकर कर सकते थे, पर फिर भी मैं कहूँगा कि टाइम था नहीं। अगर 3 घंटे में खत्म करनी है तो टाइम था नहीं। जितना हमने देख लिया दोनों ही कैरेक्टर्स को बनाने के, जितना टाइम ले लिया उतना टाइम यहाँ पर उसके पास था नहीं। और हाँ डेफिनेटली उनकी बाकी फिल्मों के मुकाबले यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ही वीक थे। आलिया भट्ट का तो काम मतलब ना के बराबर था, जैसे मैंने बोला ना कि इवन बाकी बराबर, उससे ज्यादा वो ओलिविया इंग्लिश का लड़की का ज्यादा। ओलिविया मॉरिस का ज्यादा काम था उससे ज्यादा तो। और इवन मैं बोलूंगा कि विलन का जो कैरेक्टर है, जो स्कॉट का कैरेक्टर, उसके वाइफ को थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा दिखा दिया है, विलन के उसको बिल्कुल दिखाया नहीं है। तो वही है कि मतलब मेरे को ऐसा पर्सनल लगा कि यही, ये जो एक प्रेशर लेके ये फिल्म जो चैलेंज लेके बनाया कि दो सुपरस्टार को कैसे हैंडल करना है, इसी बीच में जो स्टोरी डिपार्टमेंट है, जो साइड कैरेक्टर्स हैं, वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से मतलब कुछ काम हो नहीं पाया है उनके बीच में। तो ये मेरे को लगता है यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो हुआ नहीं है। बाकी बाकी कुछ लोग का ये भी मानना है कि फिल्म में रोमांस वगैरह की जरूरत थी, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा नहीं कि फिल्म के अंदर रोमांस की जरूरत थी। हाँ, इमोशनली अगर कुछ बैकग्राउंड आलिया भट्ट को दिया जाता तो मैं लगता वो हम्म। अलग था, पर रोमांस की मुझे कहीं पर जरूरत नजर नहीं आई कुछ मुझे लोगों मुझे का मैंने। रोमांस की जरूरत नहीं लगी, मुझे वो इमोशनल डेप्थ की जरूरत मुझे लगी कि हाँ, कैरेक्टर आलिया समझना भट्ट चाहिए के था। कैरेक्टर को एक इमोशनल डेप्थ देते तो डेफिनेटली मतलब बन सकता था। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो उनको 3 घंटा खींचा था तो चाहते तो 3.5 घंटे भी खींच सकते थे, ऐसा नहीं था। पर नहीं किया तो अब जो फिल्म बन चुकी है तो अब उसमें क्या है, नहीं हाँ है तो ये नहीं तो है, है। अब उसमें क्या है, वो नहीं है तो हाँ, वो डेफिनेटली वो तो वीक, वो तो नेगेटिव पॉइंट है।
तो मैं वही बोलूंगा कि फिल्म के अंदर स्टोरी और कैरेक्टर्स के में है काफी सारी चीजें, पर वही है कि कमर्शियल एलिमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं इस फिल्म के कि वो चीजें मतलब देखने मतलब पता ही नहीं चलती। देखो मेरे को तो मैं ऐसा कहूंगा कि मास फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ही साल में एक या दो ही ऐसी मास फिल्में एंटरटेनिंग फिल्में आती हैं जो मतलब सेटिस्फाई कर पाती है। जी। ऑनेस्टली कहूँ तो इस पूरे 3 साल के इस पूरे 1 1.5 साल के अंदर केवल 3 फिल्में ऐसी मेरे को जो सेटिस्फाइंग कमर्शियली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगी। मानड़, डॉक्टर, अब ये RRR, ये तीनों ऐसी फिल्में हैं जिनको मैंने एक से ज्यादा बार थिएटर में जाके देखा, जबकि मेरा स्केड्यूल जो है ऑलरेडी इतना पैक रहता है। तो ये तीनों फिल्में मैं कहूंगा कि एक एंटरटेनिंग फिल्में हैं। तो उस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि मुझे एंटरटेनिंग बहुत ज्यादा लगी। और मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि कभी कभी मैं रिव्यू दे देता हूँ। अब रिव्यू तो दे दिया, चलो रिव्यू के अंदर तो हमको वही बोलना है ना जो हमको लगा है, ठीक है ना। हम्म। तो मैंने तो बोल दिया। अब मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ कि चलो यार एक बार टेस्ट करते हैं कि सही है या गलत, तो मैं उसलिए भी कभी कभी दूसरी बार देखने जाता हूँ कि मतलब चलो मैंने बोला तो क्या सही में मैं जब देख रहा हूँ दूसरी बार तो मुझे मजा आ रहा है कि नहीं। तो वो भी मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। तो मैं वो तो RRR के केस में कहूंगा कि डेफिनेटली दूसरी बार भी और तीसरी बार भी, तीनों बार मैंने जो है एंजॉय किया। बस हाँ, मैंने एक चीज मेंशन की थी कि जो इमोशनल एलिमेंट्स हैं वो पहली बार देखने में जितने इफेक्टिव थे, दूसरी बार में उतने मुझे इफेक्टिव नहीं लगे। तेलुगु वर्जन के अंदर कोमुरम भीम सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा, पर हिंदी बहुत ही वर्जन के अंदर हाँ। मुझे वो उतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा। ऐसा लगता है जो सिंगर है शायद काल भैरव नाम है, जो उनके काल बेटे मेरे ही वो हैं शायद, MM कीरवानी के नवनीत बेटे हैं, बेटे ही राजमौली है। के। तो हाँ, हाँ तो उनका उन्होंने गाया है, तो मुझे वो उसमें थोड़ा सा लगा कि हिंदी सिंगिंग में वो बात मुझे थोड़ी सी लगी नहीं जितना तेलुगु के अंदर मुझे लगा। तो यही है, फ्लॉज हैं, पर कमर्शियल इतनी इवन स्ट्रांग है कि तेलुगु में जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी एनहांस हो जाता है। एंड और मुझे जूनियर लगा कि NTR, हिंदी के डायलॉग्स ये इतने रामचरण। इम्पैक्टफुल नहीं है। रिया मुखर्जी जिन्होंने लिखा है वो तो पहले आरजे थी, और उनको हम्म। ऐसे उन्होंने हायर किया कि MM कीरवानी एक रिया के शो में गए थे, रिया मुखर्जी के शो में, और अच्छा, वहां उनसे मिले, और फिर उनको फिर लिरिक्स और डायलॉग्स के लिए हायर किया गया। लेकिन मुझे अच्छा। लगता है कि इससे बाहुबली के डायलॉग्स जिन्होंने लिखे थे उनको बट लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हिंदी के डायलॉग्स बढ़िया लिखे थे। यहाँ जो हम्म, RRR के डायलॉग्स है वो भी हिंदी वाले वर्जन के काफी मतलब वीक है। हाँ और ठीक है। साई माधवपुरा ने जो डायलॉग्स लिखा है RRR के तेलुगु वर्जन के, वो आउटस्टैंडिंग है, वो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। को और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इम्पैक्टफुल है। और वहां पे क्योंकि वो मदर टंग है उनका, वो कंफर्टेबल है हम्म। उस लैंग्वेज में उनको। अब रामचरण का परफॉर्मेंस देखिए, आपको हिंदी से ज्यादा हाँ, तेलुगु में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हिंदी वो में चीज थी। इमोशंस उस तरह से नहीं निकलते हैं, तेलुगु के अंदर हम्म। इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो है, वो डेफिनेटली वो रामचरण के केस में सबसे ज्यादा फील होता है। वो जो डायलॉग्स है, डबिंग है, वो रामचरण के केस पे ज्यादा फील होता है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि दोनों एक्टर्स ने जैसे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार काम किया है तो बहुत ही हाँ, अच्छा था। जूनियर जूनियर NTR का NTR, एकदम परफेक्ट था, डायलॉग हाँ, डिलीवरी वगैरह। रामचरण को थोड़ा डिफिकल्टी हुई। तो वो तो जिस जो चीज मुझे इस फिल्म की सबसे बढ़िया लगी उस विषय में भी बात करेंगे, वो है माइथोलॉजी। मैंने 2 वीडियो हम्म। ऑलरेडी बनाई, एक मैंने बंगाली में बनाई थी, उसमें मैं हम्म। काफी पॉइंट्स मिस कर गया था। अच्छा। उसके बाद मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाई है जो हिंदी में मैंने पूरी तरह बनाई है, हाँ, दस मैंने वो मिनट वाला वीडियो देखा। मैंने वही अपना वीडियो उसमें। अपलोड किया, उसके बाद मैंने देखा कि आपने एक वीडियो बनाया, मैंने वो वाला देखा। तो मतलब मुझे वो चीज जो लगा कि इतने रूटे, मतलब इतना, देखिए बाकी जो डायरेक्टर्स है, इवन आप देखेंगे मतलब तेलुगु इंडस्ट्री के भी काफी डायरेक्टर्स है या दूसरे तमिल के हैं, जो कोरिया में या स्पेनिश फिल्मों से या हॉलीवुड फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे एलिमेंट से राजमौली उल्टा कर रहे हैं, वो अब हमारे ओरिजिन्स में वापस जा रहे हैं, वहां से एलिमेंट्स उठा रहे हैं, और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के सहारे उसी एलिमेंट को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और वहां करेक्ट। पे जो रूट पे वापस जा रहे हैं, रामायण महाभारत को जैसे उन्होंने उठा, यहाँ पे तो पूरा ही रामायण का बहुत सारा रेफरेंस देखने को मिलता है। वो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा जैसे उन्होंने डिपिक्ट किया है। अब वो उन्होंने उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे वो बोलते हैं कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। वो बोलते हैं कि मैंने इतना बार ये पढ़ा है और सुना है कि वो मेरे अंदर जो है बस गया, इम्बाइब हो गया है। अब मैं जो करता हूँ इंटेंशनली नहीं करता, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन मुझे हम्म। पर्टिकुलरली जो एंडिंग वाले सीन्स थे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मतलब समझ में आ रहे थे कि रामायण को ही फ्लिप किया है। तो अरे, माइथोलॉजी एक के बारे में मिनट। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक चीज मैंने जो थोड़ा सोशल मीडिया पे जो एक चीज फॉलो किया, एक्चुअली क्या है, ये माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस के बारे में हम नॉर्थ इंडियन ही बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जितने भी तेलुगु पेजेस को फॉलो करता हूँ, तो हम्म। उन लोगों का मतलब ऐसा है कि नहीं, यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को नहीं, यहाँ पे अल्लूरी सीतारामा राजू को ही दिखाया जा रहा है। तो उन लोगों का ऐसा है। अब
डेफिनेटली वो अल्लूरी सीतारामराजू को दिखा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि नैरेटिव में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने काफी जगहों पर देखा। क्योंकि अब सबको पता है कि राजामौली जी रामायण महाभारत से इंस्पायर्ड है, उनसे काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो चीज दिखाएंगे ही। तो उसमें मतलब काफी लोग, आप मैं बताऊंगा, काफी लोगों ने रिव्यू किया हुआ था सोशल मीडिया पे। तो पहले उन्होंने लॉर्ड श्री राम लिखा था, रामचरण इन क्लाइमैक्स एज लॉर्ड श्री राम करके लिखा था, तो उसको एडिट कर दिया, उसको एडिट करके फिर अल्लूरी सीतारामराजू कर दिया। तो वो लोग, अरे उसमें अल्लूरी सीतारामराजू को कैरेक्टर दिया है, वैसे थ्रू आउट द फिल्म देखोगे तो हिस्टोरिकली कहीं पर भी कैरेक्टर का कोई मेल नहीं है। नहीं नहीं, कोई कुछ मेल नहीं है। हाँ, कुछ भी मेल नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि इंटेंशनली किया गया है राजामौली सर के द्वारा कि कोई मेल लगे, क्योंकि 1% भी मेल पड़ेगा तो लोग जो है कंपेयर करना चालू करेंगे, बोलेंगे कि भाई तुमने तो यहाँ पे ये दिखाया तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को ऐसा क्यों दिखाया। तो उन्होंने कहीं पर भी स्टार्टिंग से हिस्टोरिकली कोई चीज को रखा ही नहीं है। तो वो मैं एक चीज एक्सपीरियंस के मैं बताता हूँ। बाकी मैं बताऊँ जो माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस है वो सही में बहुत ही मतलब कमाल के हैं, और सबसे बेस्ट लेवल पर जो काम करता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि देखते हैं नैरेटिव में सेट रहता है, लेकिन सबको पता नहीं चल पाता है, पर क्लाइमैक्स में जो आपने कहा कि इतना क्लियर कट निकल के आता है कि ऑडियंस, कोई भी ऑडियंस होगी उसको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये जो चीज हुई है इस फिल्म के मामले में, ये भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। स्पेशली कमर्शियल एंगल से देखा जाए, अगर मासिस के एंगल से देखा जाए, तो ये इस चीज फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि चीज जो है सामने नजर आ जाती है कि हाँ ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखोगे तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के राम जी को बचाने यहाँ पर आया गया है, वहां पर माता सीता को आया गया था, तो इस चीज को यहाँ पे बदल दिया गया है। तो वो चीजें तो करते हैं। एक्चुअली मैंने आज की वीडियो में डाला है, आपको टाइम देखिएगा तो डीवीवी के जो इंटरव्यू हुआ था अपना संदीप वांगा रेड्डी के साथ, तो वो तो तेलुगु में था, तो मैंने वो देखा था। तो उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मतलब उन्होंने, मतलब ऐसे तो फ्रेंडशिप का एग्जांपल दे रहे थे, पर उनकी बातों को अगर आप सुनोगे तो उनका यही है कि उन्होंने ऐसा कहा कि कृष्ण और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त है, कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, पर मेरे दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं थोड़ा, ऐसा मेरा फैसिनेशन है कि अगर कृष्ण और कर्ण दोनों दोस्त होते तो कैसा होता। तो वो जो कैरेक्टर्स का मतलब रिलेशन नहीं है, उनके बीच में रिलेशन जब हम सेट करेंगे तो कैसा होगा। तभी उस स्टेटमेंट को जब मैंने सुना तब मुझे ऐसा ज्यादा लगा कि एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो हनुमान से, मतलब डेफिनेटली वो हनुमान के हिसाब से ही सामने नजर आता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सेम पवन पुत्र वो भी है, भीम भी पवन पुत्र क्या बोलते हैं। तो कैसा होगा कि एक इस बार जो है पवन पुत्र हनुमान की जगह पवन पुत्र भीम जो है जाएंगे और माता सीता की जगह राम जी को बचाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ये चेंज किया है। उस स्टेटमेंट को जब मैं कल देख रहा था थर्ड हाफ, तो पहली बार तो मुझे भी वो हनुमान वाला ही लगा। तो मेरे को लगा यार मैंने कुछ तो इंटरव्यू में सुना था, क्योंकि मैं तो रिलीज से पहले इतना इंटरव्यू देख लिया था उनका, हिंदी तेलुगु सब, तो मेरे को लगा कुछ तो था। तो मैं कल रात को आके ना मैं सारा इंटरव्यू फिर से देख रहा, तब मुझे फिर याद आया कि यार ये तो क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी का इंटरव्यू मैंने बीच से छोड़ दिया था, तो थोड़ा स्पॉइलर सेक्शन में जा रहा था, थोड़ा साइड में संदीप वांगा रेड्डी कुछ एकदम फैन बॉय टाइप में क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे उनसे। वो जो मिनिएचर से मतलब ट्रेन बना के जो ब्लास्ट किया वो सब के बारे में पूछ रहे थे। हाँ वो सब पूछ रहे थे, लेकिन उसमें बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने बताया कि वो डिटेलिंग जो उन्होंने बताई किस तरीके से जानवरों के ऊपर उन्होंने डिटेलिंग की है, एक एक फर के ऊपर जिस तरह से डिटेलिंग उन्होंने की हुई है, वो चीज बहुत मतलब सुन के लगता है और पर्दे पर देख के लगता है। डॉक्टर के साथ कंपेयर किया वहां पे हाँ हाँ, तो वो मतलब पता चलता है कि क्या डिटेलिंग है। तो वो चीज है, तो वो कॉन्शियस वे में करते हैं नहीं करते हैं वो तो कह नहीं सकते, पर जो भी करते हैं मतलब कमाल का था, मतलब वो वही खासियत है उनकी, वही तो खासियत है। और मैंने आपका एक शायद अभी दोनों वीडियो देख रहा था, तो दूसरे वीडियो के अंदर आपने जो बोला कि क्योंकि वो चीजें हमारे रूट के साथ जुड़ी हुई है, तो वो जो आपने चीज कही मेरे को एकदम मतलब परफेक्ट लगी कि हमको अगर वो चीज पता भी नहीं चलती है तो भी हमको वो चीज अच्छी लग जाती है। अगर हमको पता भी नहीं है कि कहाँ किस चीज का रेफरेंस आ रहा है, पर वो हमारे रूट से इस तरीके हमारे कल्चर से ऐसा जुड़ा हुआ है कि हमको मतलब वो फील, जो अंदर का एक फील है ना, वो निकल के आ ही जाता है। एक्चुअली तेलुगु सिनेमा बहुत ज्यादा माइथोलॉजी से मतलब वेद पुराणों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है।
वो बहुत ज्यादा आदा इंस्पायर्ड है, वैकुंठपुरम लोग में भी देखने को मिलती है। स्पेशली त्रिविक्रम और राजामौली सर, बहुत ज्यादा त्रिविक्रम और राजामौली सर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो उनका काम में जैसे हमेशा दिखता ही राधे रहता है। श्याम का भी जब फिल्म निकली ना, तो मैंने एक पोस्टर देखा था, अभी वो मेरे को कहीं मिल नहीं रही है सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया पे एक पेज में देखा था कि जैसे लास्ट में आके पूजा हेगड़े बैठी क्लाइमैक्स रहती है। पोर्शन। हाँ, उसके सर में पट्टी होती है और प्रभास आते हैं और आके जमीन पे बैठ जाते हैं और हाँ वो थोड़ा वो, नीचे रहते हैं। तो वो एक हम्म, भगवान के एग्जैक्टली फोटो से रिक्रिएट किया गया है वो सीन। उसमें भी कृष्ण काफी सारे भगवान के, थे। हाँ हाँ, हाँ किया गया है, वो वो मुझे मैं भी भी मिल देखा नहीं रही था। है वो फोटो। तो वो उस डायरेक्टर ने भी कोशिश की है उसको डालने की, मतलब माइथोलॉजिकल रेफरेंस, लेकिन कहीं पे शायद वो कहानी की वजह से या प्रेजेंटेशन की वजह से वो मतलब कनेक्ट नहीं कर पाता है वो प्रेजेंटेशन की वजह से। अच्छा संदीप भाई, थोड़ा ट्रिपल आर से मूव करते हैं। राधे श्याम आई थी, इतनी बड़ी फिल्म थी, आपको क्या हम्म। लगता है उसके फेलियर का रीजन क्या है? बजट तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन इतने बड़े फेलियर का रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए मेरा पर्सनली कुछ ऐसा है, सबसे पहली चीज तो एक पल को उसमें से हम प्रभास को निकालते हैं। अभी चलो, राधे श्याम जस्ट इमेजिन करो, राधे श्याम कोई 300 करोड़ की फिल्म नहीं है, राधे श्याम एक 50-60 करोड़ की फिल्म है, 100 करोड़ के अंदर बनी हुई फिल्म है। तो अगर अगर मेकर्स ने इनिशियली इस फिल्म को एक सिंपल लव स्टोरी के तौर पे प्रेजेंट करते और विजुअल से ज्यादा कुछ स्पेक्टिकल दिखाने से ज्यादा इमोशंस पे अगर वो काम करते, तो डेफिनेटली इस स्टोरी के साथ भी फिल्म काम करती। मेन रीजन इस फिल्म का काम करने का यही है कि इमोशंस जो है कहीं पर क्लिक नहीं हो पाते हैं, इमोशनली ये फिल्म वो क्लिक करेगी ही नहीं। जब फिर मतलब अगर आप देखो तो कुछ सीन्स इतने खूबसूरती से, इतनी क्रिएटिविटी के साथ बने हैं, जो प्रभास और पूजा हेगड़े वाला सीन है वो कितना मतलब, जो मतलब कोई पहली बार इमेजिन, मिलता है ना, मतलब जो हाँ कैमरा ऐसे पूरा घूमता है, हाँ, वो हाँ बहुत ट्रेन crazy वाला। तो ऐसा लगा कि वो, अब मुझे पता नहीं, अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रभास जो कर रहे हैं, एक चीज उनकी मुझे अच्छी ये लगी कि वो नए डायरेक्टर्स को मौका दे रहे हैं, नए डायरेक्टर्स को मौका दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। पर नया डायरेक्टर क्या इतना बड़ा बजट संभाल सकता है? नया डायरेक्टर क्या आपके काम को संभाल सकता है? क्या वो आपको मतलब वो डायरेक्शन दे सकता है कि आपका काम निखर के आए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन अगर आप देखोगे तो आज बॉलीवुड को भी ले लो, तो बॉलीवुड में आज सुपरस्टार्स की फिल्में क्यों कमजोर होती है? क्योंकि वो लोग ऐसे डायरेक्टर्स के साथ फिल्म करते हैं जो लोग एक्टर के नीचे रहते हैं, तो वो लोग की कोई हिम्मत भी नहीं होगी कि भाई इस चीज को हम फिर से थोड़ा करते हैं, इसको हम थोड़ा रिपीट करते हैं। तो वो है। चैलेंज करेगा ही नहीं, वो एक्टर को डायरेक्टर चैलेंज करेगा ही नहीं। तो मेन चीज वही रही। दूसरा मैं कहूंगा कि पूजा हेगड़े, मतलब मैं कहूंगा कि पूजा हेगड़े की जगह किसी और एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। एक लव स्टोरी में मेरे हिसाब से इमोशन से ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल स्टोरी भी होती था तो भी चल जाती। मेरे लिए तो इमोशन ही सबसे मेन चीज होता है, तो मुझे वही फील नहीं हुआ। चीज लगी, पहली मुझे लगी कि ये जो कहानी है वो छोटा, मतलब ये ऐसा ब्लॉकबस्टर मेकिंग डिजर्व नहीं करती है, मतलब इतना बजट डिजर्व नहीं करती, पहली बात। दूसरी मुझे लगी कि ये फिल्म पता नहीं, पहले इसकी रनिंग लेंथ काफी ज्यादा थी, तो बहुत इसको चॉप डाउन कर दिया है। तो जैसे अरे जगपति बाबू का कैरेक्टर है, उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, मुरली शर्मा का कोई डायलॉग्स नहीं है, तो एकदम वो भी रिड्यूस हो गया, इमोशंस वर्क नहीं करते हैं, जो आपने कहा। फिर जैसे क्लाइमैक्स का इतना बड़ा सीन था, वो जहाज वाला सीन था, लेकिन आप देखिए उसमें, आप जब देखेंगे आपको 1% थ्रिल महसूस नहीं होगा। थ्रिल नहीं होगा। लेकिन उतना बड़ा सीक्वेंस है, उतना पैसा खर्चा करके किया है उसको, देखने में विजुअली काफी अच्छा है, लेकिन उसमें मतलब हमें कभी भी फील नहीं होता कि प्रभास मरने वाला है, मतलब उसको ऐसे ही दिखा रहे हैं कि हमको पता है कि ये बचेगा ही बचेगा भाई। तो फिर वो वो मजा ही प्रिडिक्टेबल चला हो गया ना जाती है। क्लाइमैक्स में। हाँ। मैं ये नए डायरेक्टर को चांस देने के बारे में बोलना चाहूंगा कि नए डायरेक्टर्स को अगर आप मतलब सच में एम्पावर करना चाहते हो, तो उनके लिए आप फिल्म प्रोड्यूस कर दो, जैसे नानी हम्म। करता है। नानी का ये बहुत अच्छा हाँ है कि वो प्रेजेंटर हो जाता है वो। आप वैसे बन जाओ, मतलब प्रभास चाहे तो एक फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3-4 करोड़ की फिल्मों को आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाँ। वैसा करके आप राधा कृष्णा का हेल्प करो, आप उनका हेल्प करो, सुजीत का हेल्प करो। लेकिन जब हाँ। आप खुद जब फिल्म बना रहे हो, तो आप उन डायरेक्टर, अभी प्रभास अगर त्रिविक्रम के साथ कोलैबोरेट करेंगे, सुकुमार के साथ कोलैबोरेट करेंगे, राजमौली के साथ तो कर चुके, छोड़ो, या ऐसे जो, या संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी चलो लॉजिक बैठता है, प्रशांत नील के साथ भी बैठता है सही से। लेकिन सुजीत एकदम एक फिल्म, वो भी रन राजा रन, कुछ ऐसी कोई खासम खास फिल्म नहीं है कि हाँ। उसके साथ साहो जैसी फिल्म की जाए, या और रन राजा रन तो फिर भी ठीक फिल्म थी। इस डायरेक्टर की तो झील। पहली जो फिल्म थी वो तो देख लेना है कि नहीं है, इतनी हाँ खराब वही, फिल्म। वो तो मेरे को लगा था कि झील में मतलब ऐसा कुछ था नहीं।
तो फिर भी मतलब हाँ डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस और जो चंद्रशेखर रेड्डी का नाम वो गुरु के तौर पे लेके चल रहे थे, तो उन सभी चीजों को लगकर कि चलो यार कुछ हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस बने थे कि वो बार बार बोले थे कि चंद्रशेखर एलईडी का मतलब आइडिया था। अब चंद्रशेखर एलईडी अपने हाँ टाइम के मतलब एक हाँ, एक्सपेरिमेंटल बहुत बड़े डायरेक्टर थे। डायरेक्टर हैं। हाँ, तो इसीलिए वो सब काफी, इस वजह से भी काफी एक्सपेक्टेशन सब बिल्ड हो रही थी। संदीप भाई, आपसे तो मेरी ऐसी पर्सनल बात होती रहती है, वीडियो पे तो बात होती नहीं है। मैं लास्ट एक फिल्म के बारे में पूछूंगा, मैं बहुत टाइम ले लिया आपका, फिर भी लास्ट एक फिल्म के बारे में अभी पूछूंगा, वो है 6:30 बजे तक विक्रम। मैं फ्री हूँ। विक्रम, ये जो एक फिल्म आ रही है विक्रम, मई मंथ में आ रही है। मैं हाँ, विक्रम, मतलब समझ रहे हो ना, कमल हसन की फिल्म की बात कर, उससे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं जानना चाह रहा हूँ। उससे तो मैं कहूंगा कि मतलब ये कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि सबसे पहली चीज तो इस कॉम्बिनेशन को हैंडल करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ मतलब इसको अगर कर दिया तो लोकेश हाँ कनगराज का स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। मतलब अगर तीनों एक्टर्स की मतलब जो पोटेंशियल है, तीनों एक्टर्स की पोटेंशियल को अगर निकाल दिया ना, तो मतलब खत्म। भले ही मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या रहेगा, क्योंकि हिंदी ऑडियंस उन चीजों से मतलब इतनी वाकिफ नहीं है, पर अगर निकाल दिया ना तो ये फिल्म मतलब क्लासिक मतलब बन सकती है। दूसरी चीज, ये जो अपने कनक राज जी हैं, तो वो उनके फैन फैन आदमी है, अपने क्या नाम है, कमल हसन के कमल फैन है, हसन। तो वो देखना पसंद होगा। पर उसके साथ मैं कहूंगा कि उसमें वो कॉम्प्रोमाइज जो होता है वो मैं चाहता हूं कि इसमें ना हो, क्योंकि कमल हसन है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी फिल्में जितनी हमने देखी हुई है तो वो शायद नहीं करेंगे। वो जाने देंगे कि जो स्क्रिप्ट की डिमांड है उस तरीके से जाने देंगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज जो हमने थोड़ा बहुत मास्टर के अंदर देखा था वो नहीं होना चाहिए। और तीनों कैरेक्टर्स हैं तो तीनों कैरेक्टर्स को मतलब बराबर वो दे के बनाना चाहिए। बाकी मैं वही देखना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब इन तीनों को मतलब साथ लाने का मतलब आइडिया क्या आया है, क्या कैरेक्टर मतलब बनाए हैं। एक्साइटमेंट तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। और ये ऐसा जब होता है कि जब कोई फैन बॉय फिल्म बनाता है एक के साथ, तो एक डर जितना होता है उतनी एक्साइटमेंट भी होती है कि वो अपने हीरो को हाँ किस लेवल पर मतलब प्रेजेंट करेगा। ये कि मास्टर के अंदर भी जो थोड़ी बहुत झलकियां भी हमने देखी तो वो देखने लायक थी। और आपका को तो पता ही होगा कि वो कैरेक्टर ही मतलब कनेक्टेड था हाँ, उनकी वो उस तो फिल्म से। पूरा नम्मा से ही उठाया गया था। हाँ, हाँ, तो वो देखने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर मैं वही बोलूंगा कि इन सभी चीजों से अपनी जो यहाँ की नॉर्थ की ऑडियंस है वो इतना ज्यादा वाकिफ ही नहीं रहती है। ठीक विक्रम है ना मुझे कि नहीं लगता कि नॉर्थ में उतना कमाल कर पाएगी। अगर बहुत ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग ना हो जाए तो शायद हाँ, उतना कमाल नहीं कर हाँ, पाएगी। हाँ, वही मैं बोलता हूँ। वो है कि उन चीजों में ऑडियंस को उतना पता ही नहीं रहेगा ना कि कोई सीन दिखा रहे हैं तो इसके अंदर हाँ कोई होमेज होमाज दिया गया है, कुछ हो रहा है, तो वो समझ नहीं आएगा। तो उसका एंजॉय वो कैसे करेंगे। इवन मास्टर में भी जब जो चीजें सब चल रही थी, जो होमाज दिया जा रहा था, वो किसको मतलब 10% लोग को शायद समझ आया होगा जो पुरानी तमिल फिल्में देखते हैं। ठीक है ना, इक्का दुक्का तो मुझे भी नहीं पता था, इक्का दुक्का तो बाद में मुझे पता चले, कुछ पता चले तो कुछ नहीं चले। तो वो एकदम पुरानी कुछ फिल्में थी, कुछ विजय की फिल्में थी, तो वो होता है। तो वो चीजें मैं कहूंगा कि इसीलिए काम शायद ना कर सके। अब स्क्रिप्ट अगर अभी वही है कि मेकर्स का एक सेंस रहना चाहिए कि कौन सी फिल्म को पैन इंडिया करे, कि ये कि यूनिवर्सल अपील बने। अगर आप ऐसा करोगे कि वो एकदम जुड़ा हुआ है, उस चीज का मजा उनके साथ ज्यादा है कि जो तमिल ऑडियंस है, तो फिर वो बाद में बैकफायर करता है फिर यहाँ पर हिंदी लेकिन ऑडियंस की मुझे भी। मुझे क्या लगता है ना कि एक एक जो होमाज वाला पोर्शन होता है, वो हाँ। मतलब ऐसे डायरेक्टर को डिजाइन करना चाहिए कि अगर वो ऑडियंस को समझ ना भी आए ना, हम्म। जैसे कहती तो रिलीज नहीं हुई थी नॉर्थ में, लेकिन हाँ। वो फिल्म जब नॉर्थ इंडियन वालों ने देखी, जितने लोगों ने देखी है, मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सबको बहुत हम्म, पसंद आई। हाँ, उनको वो होमाज समझ में नहीं आया है कि वो कहाँ वीरुमंडी। वीरुमंडी हाँ, वो काफी कुछ लोग, से समझ। हाँ। लेकिन वो कहानी इतनी एंगेजिंग है, उसमें जो हाँ, वो। एक्शन हो रहा है वो इतना एंगेजिंग है, वो क्लिक कर गई। तो मुझे लगता है कि हाँ, होमाज अगर नहीं भी समझते हैं लेकिन वो एंगेज हो जाते हैं। जैसे क्विंटन टैरेंटिनो को होमाज बहुत टाइम में बहुत लोग समझते नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म को एंजॉय कर जाते हैं। आई थिंक वो वो भी है। वर्क कर गया तो हो जाएगा। वो भी, हाँ, वो भी हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मास्टर के केस में कुछ जगहों पर नहीं हुआ, क्योंकि मास्टर में हम्म जो सॉन्ग्स वगैरह भी दिए गए थे, हालांकि हिंदी में तो चेंज ही कर दिए गए थे शायद, हम्म सॉन्ग्स वगैरह भी दिए थे। और बाकी जो सीन्स थे वो मैंने जितना कमेंट सेक्शन से पढ़ा देखा तो वहां पे लोगों को इतना पता नहीं था। गिली वगैरह तक भी जो है ऑडियंस ने नहीं देखी हुई है।
तो वो चीज है। तो देखते हैं इस फिल्म में वो कैसे हैंडल करते हैं। तीन एक्टर है, मतलब फहद फासिल जो है, विजय इन तीनों सेतुपति, का अगर एक साथ एक सीन मिल जाए ना, मतलब और कमाल हो जाएगा, मतलब कमाल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग। तो मतलब मूवी लवर्स के लिए जो है, जो पक्का मतलब है उनके लिए, तो ये सबसे एक्साइटिंग फिल्मों में से एक है। या शायद अप्रैल को ही आ रही, कौन सी तारीख को है नहीं नहीं, मई ये? में आ रही है, मई में आ रही मई है, में आ रही है, अप्रैल से हाँ शायद मई में। प्रमोशन शुरू हो जाएगा। चलिए संदीप हाँ भाई, बहुत ही अच्छा लगा हाँ ये डिस्कस करके इतनी सारी फिल्मों के बारे में, जितनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में अपकमिंग और एंटिसिपेटेड फिल्में उनके बारे में बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपसे आपसे तो बात होती रहती है, और आप इतने फिल्मों के बारे में हाँ। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। आपका जो अपडेट वाला वीडियो होता है ना, जो आप 10-15 मिनट का बनाते हैं, वो मैं मतलब फॉलो करता हूँ बहुत। अरे उसको वो बहुत 10 का तो मैं कहूंगा कि कोई भी वीडियो कभी मिस नहीं करता। लेट हो जाऊं, कभी ऐसा हो जाता लेट हो जाऊं, पर फिर भी एक बार अगर गया तो आज, जैसे कल रात का आपने जो वीडियो किया था, तो मैं बाद में जाके सब वीडियो मैंने देखा। और आतिफ, मैं तो आज एंग्री रेंटमैन से बात किया था, वो भी आपके वीडियो देखते हैं। वो मेरे वीडियो देखते हैं। तो क्या। ठीक है संदीप भाई, चलिए फिर बात ठीक होगी है। केजीएफ बात। चैप्टर 2 के ट्रेलर देखने के बाद। आपको मैं मैसेज करता हूँ कैसा लगा, आपको कैसा हाँ लगा वो भी जानेंगे तब। चलिए बाय।